एक आदमी ने BAMS का कोर्स किया था। कोर्स करने के बावजूद भी वो अच्छे डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका काम नहीं चल पा रहा था। होम्योपैथिक के डॉक्टर होने के बाद उनके पास कोई जब पेशेंट नहीं आता था तो वो अक्सर उनका पूरा पूरा दिन अपने ही उस क्लिनिक पे बैठे हुए बीत जाता था। अब जब इनकम नहीं होती थी तो आर्थिक स्थिति उनकी लगातार कमजोर होती चली जाती है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे स्थिति और डाउन हो जाती है। और जब घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं होते थे तो उसके बाद वो अपने घर की कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें होती थी, वस्तुएं होती थीं, पत्नी के जेवर हो या फिर कुछ और सामान हो, उसको जाते थे और बाजार में बेचकर आ जाया करते थे। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था और एक दिन वो अपनी साइकिल लेकर बाजार जाते हैं और अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई मैं अपनी साइकिल को बेचना चाहता हूँ, इसकी क्या कीमत लगेगी। 1 जुलाई साल 1976 की ये बात है। आखिरकार उनकी साइकिल की कीमत आंकी जाती है 162 रुपये। उस दौर की ये बात है जब नई साइकिल 300 रुपये की आ जाया करती थी। आखिरकार डॉक्टर साहब अपनी साइकिल को बेच देते हैं और बेचने के बाद अपने घर का जो खर्च था वो चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहब के घर में कई दिन के बाद, अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि पुलिस की रेड पड़ जाती है। और जब पुलिस आती है तो उनके घर की जब तलाशी ली जाती है तो उनके घर में 4600 रुपये की नकदी निकलती है। साथ ही उनके घर में सोने और चांदी के 46 अलग अलग तरह के आभूषण निकलते हैं। पुलिस जब इनसे ये पूछताछ करती है कि आखिरकार ये तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आए, जबकि हमने बाजार में ये पता किया है कि तुमने अभी तक अपनी पत्नी की जेवर हो या घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें हों, सब कुछ तो तुम बेच चुके हो, लेकिन ये नकदी कहाँ से आई, ये ज्वेलरी कहाँ से आई। तो डॉक्टर साहब इस बात का सही से जवाब नहीं दे पाते और तभी 9 कत्ल का खुलासा होता है। एक ही परिवार के 9 लोगों का बहुत बुरी तरह से कत्ल हुआ था। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस रात में हुआ क्या था और 9 लोगों को क्यों मारा गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की। दरअसल मोहल्ला लश्कर लगता है और लश्कर का ही एक इलाका है खल्लासीपुरा, या उसे शिंदे की छावनी भी कह देते हैं। 6 जुलाई साल 1976 की ये बात है। दिन निकलने के बाद से ही अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मोहल्ले के लोग परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये दुर्गंध आ कहां से रही है। तभी लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे मोहल्ले का लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, कहां से दुर्गंध आ रही है, वो भी बहुत भयानक रूप में। आखिरकार जब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, ये पता करने की कोशिश कर रहे थे, तब पता चलता है कि एक घर है राम स्वरूप का, और राम स्वरूप के घर का बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तभी लोगों ने कहा कि शायद इनके घर में कोई जानवर मर गया है, उसकी दुर्गंध आ रही है। अब कहें तो कैसे कहें, क्योंकि मेन दरवाजा जो मुख्य द्वार था उसका ताला लगा हुआ था। दरअसल ये राम स्वरूप जो होते हैं मध्य प्रदेश गर्ल्स NC बटालियन के अपर डिविजनल क्लर्क होते हैं और इनके कुछ अता नहीं था, पता नहीं था। कई दिन से इन्हें किसी ने देखा भी नहीं था। आखिरकार जब मोहल्ले के लोग जुट जाते हैं तब मोहल्ले के लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। इसी बीच में जो स्थानीय निवासी राम गोपाल उपाध्याय होते हैं वो तुरंत ही यहाँ से दौड़ते हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन था थाना इंद्रगंज में जाते हैं और वहां पर SHO हरेंद्र प्रसाद सिंह से कहते हैं कि साहब हमारे एक पड़ोसी हैं, नाम है उनका राम स्वरूप है, जो कि मध्य प्रदेश गर्ल्स NC बटालियन में अपर डिवीजन क्लर्क हैं। उनके घर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है और पिछले कई दिनों से उन्हें देखा भी नहीं गया है। जब इस तरह की बात आती है तो SHO तुरंत तत्काल प्रभाव से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वाकई घर के बाहर ताला लगा हुआ था। आखिरकार उस ताले को तोड़वाया जाता है। तोड़वाने के बाद जब लोगों ने अंदर जाकर देखते हैं तो देखने के बाद हर किसी की हालत खराब हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सोचने पर इसलिए भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि इनके घर में रामस्वरूप, उनकी भी लाश पड़ी हुई है। उनके पिता मूलचंद, जिनकी उम्र 60 साल है, उनकी भी लाश पड़ी हुई थी। माँ गोविंदी बाई, जिनकी उम्र 58 साल के आसपास होती है, उनकी भी लाश पड़ी हुई थी। रामस्वरूप की पत्नी जो होती है भगवती बाई, जिनकी उम्र 35 साल होती है, उनकी भी वहां पर घर में ही लाश पड़ी हुई थी। जो बेटा है बड़ा वाला राम बाबू, जिसकी उम्र 16 साल है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। छोटा बेटा घनश्याम उर्फ पप्पू, जिसकी उम्र 13 साल है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। हेमलता बेटी जो कि 10 साल की थी, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। बिमला जिसकी उम्र 5 साल है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। और सबसे छोटी बेटी शिमला जिसकी उम्र 3 साल है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था तो किसी धारदार हथियार से परिवार के हर एक सदस्य को काटा गया है, बुरी तरह से मारा गया है। ज्यादातर के सबके या तो हाथों पर निशान थे या फिर सर पर निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी धारदार चीज से काटा गया था। आखिरकार क्यों काटा गया था? और जैसे ही लोगों ने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा तो लोगों को उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं।
सबके सब लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे लोग देख रहे थे वैसे बाहर आ रहे थे और सबकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि लाशों में कीड़े पड़ चुके थे और लोग उन्हें देखते ही उल्टियां लगातार कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने उस स्थिति को संभाला और देखते ही देखते ये खबर पूरे ग्वालियर में आग की तरह फैल जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार एक ही परिवार के हर एक सदस्य को, जिसकी कम से कम उम्र 3 साल है और अधिकतम जो उम्र है वो लगभग 60 साल के आसपास होती है, सबके सबको क्यों मार दिया गया है। इसके पीछे की जो वजह थी उनको तलाश करने की आखिरकार कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने ये जानने की कोशिश की तो घर की जो अलमारियां थी वो खुली हुई थी, सामान था वो इधर उधर फैला हुआ था। तब ये अंदाजा लगाया गया कि घर में या तो चोरी, लूट, डकैती जैसी घटना हुई है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे ने ही पूरे परिवार का कत्ल कर दिया है। लेकिन पुलिस ये बात सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जो 3 साल की बच्ची है आखिरकार वो क्या विरोध कर सकती है, 5 साल की बच्ची है वो क्या विरोध कर सकती है, या 10 साल की जो लड़की है सबसे तीसरे नंबर के सबसे छोटे में, वो क्या विरोध कर सकती है। तो पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही थी। बड़े बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाती है, बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार एक ही परिवार के 9 लोगों का कत्ल, वो भी बहुत भयानक रूप में, क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। रात भर अधिकारियों का इंतजार किया जाता है क्योंकि ये उस दौर की बात है जिस दौर में ना कोई वाहन हुआ करते थे। अमूमन लोगों के पास साइकिल तो मिल जाया करती थी लेकिन वो भी खास घरों में मिलती थी, आम घरों में नहीं मिलती थी। किसी के घर बाइक मिलना या फिर स्कूटर मिलना ये भी बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। कार तो शायद पूरे पूरे शहर में भी किसी किसी के यहां पर हो जाया करती थी। इसी तरह से अब पुलिस ने इस घटनाक्रम को खुलासे करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी और ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज में इन सारी जितनी भी लाशें थी 9 की 9 लाशों को कब्जे में लेकर 7 जुलाई साल 1976 की सुबह 10 बजे तक मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया जाता है और डॉक्टर विजय कुमार दीवान आखिरकार इनका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से सर और हाथों पर मारने की कोशिश की गई है और ये कत्ल किसने किए हैं बस इसी की जानकारी जुटाई जा रही थी। पुलिस ने जब अपनी स्तर से जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि जो राम स्वरूप हैं दरअसल वो मोटरसाइकिल खरीदना चाहते थे। ये उस दौर की बात है जब राजदूत या यजदी मोटरसाइकिल चला करती थी या फिर बुलेट मोटरसाइकिल होती थी, तो इनकी कीमत ज़्यादा नहीं होती थी, महज 8,000 रुपये या 10,000 रुपये के आसपास होती थी। तभी आसपास के लोगों से या जहाँ पर वो काम करते थे उनसे, या जो उनके संपर्क में 1-2 लोग होते हैं उनसे ये पता चलता है कि 6 मार्च 1976 को जीपी फंड से उन्होंने 2400 रुपये निकाले थे। 1 मई 1976 को उन्होंने जो सरेंडर लीव होती हैं, जब अपनी कोई छुट्टी नहीं लेना चाहता तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको पैसे मिलते हैं और 348 रुपये की इनको सरेंडर का मतलब अपनी लीव जो छोड़ दी, छुट्टियां जो छोड़ दी थी, जिसको लगातार काम किया था, उसके बदले में उन्हें 348 रुपये मिले थे। और 13 मई 1976 को उन्होंने अपनी निधि से 840 रुपये निकाले थे। 26 जून 1976 को इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से 3,495 रुपये अपने सेविंग खाते से निकाले थे। साथ ही इनके जो पिता हैं मूलचंद ने बैंक ऑफ इंडिया से 800 रुपये निकाले थे और 2 जुलाई 1976 को उन्हें वेतन के रूप में 271 रुपये मिले थे। आखिरकार इन रुपयों को जो निकाले गए थे पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून और 2 जुलाई तक, जब ये देखा जाता है तो पता चलता है कि इन रुपयों की जो संख्या होती है 8,154 रुपये के आसपास होती है। यदि ये बुलेट मोटरसाइकिल लेना चाहते थे तो उन्हें लगभग 10-11 हज़ार रुपये के आसपास इकट्ठे करने थे। यदि इस 4-5 महीने के खर्चे के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन 4-5 महीनों में अगर उनके कुछ 500 या 700 रुपये खर्च भी हुए होंगे तब भी इनके पास लगभग 7,500 रुपये के आसपास ज़रूर रहे होंगे और इन पैसों से आराम से यजदी मोटरसाइकिल और साथ ही राजदूत ये आराम से आ सकती थी। और जब ये आसपास के लोगों से ये पता चलता है पूछने पर, और जहाँ ये काम करते थे स्टाफ में, तो एक खुशी का अलग ही माहौल था। बहुत जल्दी ये मोटरसाइकिल आने वाली थी। अब जब लोगों से पूछताछ की जाती है कि इनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, इनके यहाँ कोई आता तो नहीं है, कोई जाता तो नहीं है, किसको ये पता था कि आखिरकार ये इनके पास इतने पैसे हो सकते हैं। साल 1976 में लगभग 8,154 रुपये के आसपास की रकम हो सकती है। तब जब लोगों से ये पता चलता है तो ये पता चलता है कि राम स्वरूप का एक ही सबसे खास दोस्त होता है जो कि सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा होता है। और सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा पेशे से डॉक्टर होता है। हालांकि राम स्वरूप भी वैसे तो नौकरी करते थे सरकारी, लेकिन होम्योपैथिक की ये भी चिकित्सक होते हैं और ये कि इन्होंने प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस की वजह से ये भी अपना कभी कभार दुकान अपने क्लिनिक पर बैठ जाया करते थे। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने, पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा और राम स्वरूप
शर्मा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये कभी भी यहाँ आ सकते थे, कभी भी जा सकते थे। पास में ही एक टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, मैंने ये जो डॉक्टर साहब थे सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा जी, इनको मैंने 4 जुलाई 1976 की रात लगभग 8 बजे के आसपास उन्हीं के घर के, यानी कि राम स्वरूप के घर के ठीक सामने जो चबूतरा सा बना लेते हैं, उस चबूतरे पे मैंने बैठा हुआ देखा था। और ऐसे ही एक और व्यक्ति ने कहा था कि मैंने रात 10:30 बजे के आसपास राम स्वरूप को आखिरी बार जिंदा देखा था। इसके बाद मैंने उनको नहीं देखा था। पुलिस ने आखिरकार, पुलिस के लिए सबसे प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था बल्कि सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा होता है। और जब उसकी गिरफ्तारी के लिए जब दबिश दी जाती है, उसको ढूंढा जाता है, तो वो गिरफ्तार भी हो जाता है और पता चलता है कि उसके घर से 4,600 रुपये नगद मिल जाते हैं, सोने की मोहर, कलाई की घड़ी मिल जाती है, सोने की अंगूठियां, चांदी के जेवर। इस तरह से जब गिनती की जाती है तो पता चलता है कि उनके यहाँ लगभग 40 आभूषण होते हैं। अब यहाँ जब पुलिस ने ये और भी जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि ये आदमी, जब साल 1971 में इसकी शादी होती है, शादी के बाद से ही ये परेशान रहता है। इसका काम धंधा चल नहीं रहा था। हालांकि उसने BAMS का कोर्स किया हुआ था, डॉक्टर था और अच्छी जानकारी भी रखता था, लेकिन फिर भी इसके पास ज़्यादा पेशेंट आते नहीं थे, मरीज आते नहीं थे, उसकी वजह से इनकम हो नहीं रही थी। और धीरे धीरे करके उसने अपने घर का जो सामान था उसको बेचना शुरू कर देता है। अपने घर की जो संपत्ति थी उसको तक गिरवी रख देता है। जो घर के सामान थे, पत्नी के जेवर वगैरह, आगे वक्त बढ़ रहा था, इस हिसाब से उसके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। और उसी के घर में जब इतना पैसा मिलता है, ज्वेलरी मिलती है, तो पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुम्हारे पास ये सब इतना पैसा कहाँ से आया। तो उसका वो सटीक से आंसर नहीं दे पाया था। पुलिस की पड़ताल में, पुलिस की जांच में जब कोर्ट में चार्जशीट लगती है तो उसके बाद ये पता चलता है कि 4 और 5 जुलाई 1976 की रात की ये बात है। दोनों ने आराम से बैठकर संग शराब पी थी और जब शराब के नशे में हो जाते हैं तो शायद इसी बीच में राम स्वरूप ने खुशी खुशी ये जाहिर किया था कि वो बहुत जल्दी एक नई मोटरसाइकिल खरीदने वाला है। उसके पास कुछ पैसे का इंतजाम हो गया है, कुछ पैसे और होने हैं। जैसे पूरे पैसे हो जाएंगे तुरंत वो नई मोटरसाइकिल खरीद के लेके आएगा। इसी बीच में इसने अपनी साइकिल की बिक्री की बात की थी, जिस साइकिल को ये 1 जुलाई 1976 को बाजार में बेच के आता है 162 रुपए की। और इसी बात पर शायद इनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई होगी। इसने सबसे पहले उसकी पत्नी को मारा, पत्नी नहीं, उसको राम स्वरूप को मारा। उसके पैरों में जो कुल्हाड़ी मारता है तो वो नशे में तो था ही, बेहोशी जैसी हालत में था, लेकिन उसकी चीख निकलती है। जो उसकी पत्नी अपने पति के पास ही देखने के लिए आती है कि आखिरकार उसकी चीख क्यों निकली है, तो सबसे पहला जो कत्ल करता है उसकी पत्नी भगवती बाई का। उसके बाद फिर उसका बेटा उस चीखों को सुन के आता है, फिर बेटे को मारता है, उसके बाद फिर दूसरे बेटे को मारता है, माता और पिता को मारता है, उसके बाद फिर 3 बेटियों को मारता है। इसी तरह से उसने एक एक करके 9 लोगों का कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट अदालत में पेश की और अदालत से फिर फैसला आता है 31 जनवरी 1977 को। और जो पूरे दोनों जो वकील होते हैं, बचाव पक्ष का और जो विरोधी पक्ष का होता है, दोनों ही जिरह करते हैं, अपने अपने तरीके से इसमें अपना पक्ष रख रहे थे ताकि ये बता सकें। तभी पता चलता है कि कोर्ट ने इस मामले में इस परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर जो ये व्यक्ति होता है सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा को ताज़ा राते हिंद दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। और वो कहती है कि तब तक इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाएं। बस इतना था। उसके बाद पूरे इलाके, पूरे प्रदेश भर में इस घटना की जानकारी लोगों में धीरे धीरे फैल रही थी, क्योंकि उस वक्त दौर ऐसा था जैसे आज का दौर नहीं है, सोशल मीडिया का आज का दौर चल रहा है। उस वक्त अखबारों के माध्यम से ही सूचनाएं जाया करती थी, वाहन भी इतना नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि एक डॉक्टर ने अपने ही खास दोस्त के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार मामले की सुनवाई फिर हाई कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को बरकरार रखा जाता है कि डॉक्टर साहब को सजाए मौत का ही हुक्म सुनाया गया था। हमने इस कहानी के और भी अगले पार्ट के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या वाकई डॉक्टर साहब को फांसी हुई थी या नहीं हुई थी। आज़ादी से लेकर आज तक जितने लोगों को फांसी दी गई थी उसमें डॉक्टर सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा का नाम शामिल नहीं था। और मैंने और भी कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो ये भी नहीं पता चलता है कि उनकी मौत जेल के अंदर ही होती है या जेल के बाहर होती है, या राष्ट्रपति के यहाँ अपील करके उनकी कुछ मदद हो जाती है, क्षमादान कुछ हेल्प मिल जाती है। इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। लेकिन ग्वालियर के लोग इस कहानी को ज़रूर सुन रहे होंगे। मैं उनसे अपील ज़रूर करूँगा
कि अगर सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा के बारे में कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से उसे अपडेट करने की कोशिश जरूर करें। और इस कहानी में और क्या तथ्य हो सकते हैं जो हम नहीं पकड़ पाए, हम नहीं पहुंच पाए, तो वो भी बताने की कोशिश करें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इतिहास के पन्नों में जब हम झांक के देखते हैं तो पता चलता है कि एक ही घर के 9 सदस्यों की एक 12वीं हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि एक दोस्त बहुत गरीब होता है और दूसरा दोस्त जिसकी स्थिति कुछ ठीक थी वो पैसे से बाइक खरीदना चाहता था। जाते जाते दानिश अली हैं, पुनीत कुमार हैं जो कि रतलाम के रहने वाले हैं, मुसर्रत अंसारी हैं जो कि बरेली के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।